चलिए जी आगे चलते हैं कोर्स को लेकर। मैं आपका फोल्डर खोल लेता हूँ। इसमें फाइलें पड़ी हुई थी सारी ना। इमेज हो गया हमारा, हो गया। इमेज हो गया। अच्छा ज़रा एक इस फाइल को भी खोल कर देख लें। नोटपैड प्लस कर लिया इंस्टॉल अपने पास? बाद में करना, अब यहाँ ना करना, ठीक है? हाँ घर जाके करना, ये वाला काम तो नहीं करो, ठीक है? ये मैंने कह दिया जी एडिट इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा राइट क्लिक करने से, ठीक है? एडिट विद नोटपैड प्लस। ये वाली फाइल और खुल गई है। अच्छा साथ साथ पैरेलल में आपसे एसईओ को भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो काम हमने करना है। अब ये यहाँ पर जो दो आपको मैं टैग बताने जा रहा हूँ ना, ये दो टैग बताता हूँ, एक और लिखता हूँ खुद हाथ से। ये वाले दो टैग जो है ना, ये एसईओ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये कहा ना कि हमारा जो पेज का कंटेंट है, एसईओ में हम ये कहते होते हैं कि पेज कंटेंट इज द किंग, यानी आपकी एसईओ का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो आपका कंटेंट है। कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, यानी ऐसे अल्फाज होने चाहिए जो कि नेट के ऊपर किसी वेबसाइट पर पहले से मौजूद ना हो। इसलिए इस तरह के काम करने के लिए हमारे पास डुप्लीकेटर वेबसाइट्स भी होती हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं कि भाई कंटेंट हमारा किसी और साइट में तो नहीं है, तो फिर वो आपको बता भी देता है। वो तो हमें तो खुद ही पता होगा है कि नहीं है, अगर हमने कॉपी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेकिन अगर वेबसाइट किसी और डेवलपर ने आपको बनाकर दी हुई है और आप एसईओ कर रहे हो, तो गूगल का क्रॉलर, पता लग गया था ना क्रॉलर क्या होता है? गूगल का क्रॉलर ऐसी वेबसाइट्स को क्रॉल नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा जिनके ऊपर कंटेंट डुप्लीकेट होगा। यानी वेबसाइट जितनी मर्जी खूबसूरत बना लो, जितनी मर्जी अट्रैक्टिव कर लो, कंटेंट यूनिक होना चाहिए। फिर आपने जो तस्वीरें लगानी है, वो भी कई लोग कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, मैं भाई गूगल के ऊपर तो हर तस्वीर पड़ी होती है। आपने अपनी वेबसाइट पर गूगल की तस्वीरें नहीं लगानी, और लगानी भी है ना तो आपने उसको इतना फोटोशॉप कर देना कि वो पहचानी ना जाए। नहीं, अब क्या मतलब एक लैपटॉप है तो उसको कॉपी कर दिया और फिर हमने ट्रांसफर करके फिर लगाई, वो तो ट्रांसफर कर क्या चीज़? तस्वीर। अगर हमने गूगल से एक पिक उसकी डाउनलोड की है, देखिए मैं अभी इससे पहले आपको क्या बताया कि गूगल कहता है डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। जी तो अगर मैं गूगल से कोई तस्वीर लूंगा तो डुप्लीकेट तो होगी नहीं कि वो तो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पर होगी, पहले से ही मौजूद होगी। तो जब मैं उसे अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा तो क्या ख्याल है, डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा ना? हाँ, मैं घड़ी बेचता हूँ, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन अपनी घड़ी सेल करना चाहता हूँ। अब इसका एक तरीका क्या है कि मैं इसका मॉडल लिखूंगा, गूगल पे सर्च करके अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, ये तो डुप्लीकेट हो गया। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये कि मैं सामने रखूंगा, उसकी स्क्रीनशॉट लूंगा, किसी से फोटो शूट करवाऊंगा और उस तस्वीर को लगाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नेट से जो तस्वीर लूँगा उसकी शक्ल इतनी बदल दूंगा कि वो अलहदा बन जाए, वो नहीं बन जाए, फिर तो ठीक है। समझ आ गया बात? अच्छा, अब हम ये कह रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ये बात की हमने। और वेबसाइट के ऊपर आपका कंटेंट कम से कम 500 से लेकर 1200 वर्ड्स तक होना चाहिए, जो अच्छा कंटेंट होता है, जिसे हम कहते हैं रिच कंटेंट, जिसको वो समझता है कि ये अच्छा कंटेंट है, वो आपका कम से कम, वैसे वो 400 वर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर लेगा। और जो आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो उसमें इंग्लिश भी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम अक्सर बातें करते हैं तो हम कभी कहते हैं क्योंकि, कभी कहते हैं चुनाचे, कभी कहते हैं अलबत्ता, है ना, ये टर्म यूज़ करें। आपके पैराग्राफ्स में भी ये टर्म्स होनी चाहिए, वाई, हाउ, मोर ओवर, दे, मतलब आपने इस तरह का पैराग्राफ कंपोज करना है कि उनमें ये सारी चीज़ें आपकी हों। ये भी एसईओ के लिए एक अच्छा फैक्टर होती है। उसके बाद जब आप अपना टेक्स्ट उस पर लेकर जाओगे तो आपका जो टेक्स्ट है, देखो मैं साथ एसईओ को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि पैरेलल में एसईओ भी होती जाए साथ साथ, कि वेबसाइट पे आप काम खुद शुरू कर लोगे। पहले हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो ऐसे हो जैसे किताब लिखी होती है, कोई नॉवल पढ़ रहे होते हो, तो कैसे वो लिखी होती है, एक हेडिंग होती है, हेडिंग के नीचे बहुत सारे पैराग्राफ्स बने होते हैं, एक से ज़्यादा पैराग्राफ, बिल्कुल वेबसाइट पे ऐसे बनानी है। अब जब हमने हेडिंग लिखनी है तो हमने हेडिंग H1 से लेकर H6 तक ये हेडिंग स्टाइल यूज़ करनी है। और ये नहीं कि एक ही हेडिंग स्टाइल यूज़ करनी है, और हेडिंग छोटी भी नहीं होनी चाहिए, हेडिंग इतनी होनी चाहिए कि उससे कुछ थीम भी निकल रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं एक हेडिंग लिखूँ स्टार्ट हेडिंग, कितने थोड़े वर्ड हैं, मुझे को थोड़ा सा पर्पसफुल बनाना पड़ेगा। यानी मैं जो हेडिंग लिखूँ वो नीचे, और उनकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए नीचे वाले पैराग्राफ के साथ। ऊपर हेडिंग लिखी, नीचे पैराग्राफ लिख दिया आपने, कोई क्या लिखा है, 12 लाइनों का, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं,
अब वो जो वर्ड हैं और आपकी जो हेडिंग है उनमें आपस में कुछ मैच ही नहीं है, तो गूगल कहेगा कि भाई ये तो ठीक नहीं आपने की अपनी हेडिंग को और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो, यानी उनकी आपस में रेलिवेंस होनी चाहिए। यानी ऊपर लिखा हो वाई स्टार्स अकेडमी, तो नीचे कोई और बात कर दें। वाई स्टार्स अकेडमी का तो जवाब यही बनता है ना कि भाई स्टार्स अकेडमी क्यों, वाई पीक सोल्यूशन का जवाब तो यही बनता है ना कि पीक सोल्यूशन ही क्यों, तो नीचे मैं कोई और बात कर दूँ पीक सोल्यूशन के अंदर कि मैं कहूँ पीक सोल्यूशन में ये भी होता है, पीक में ये भी होता है, लेकिन वाई को मतलब उनकी हमें अच्छाई को बतानी है ना, उस पैराग्राफ में ऐसी बात बतानी है कि जो दूसरा कॉलेज नहीं दे रहा और हम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि हेडिंग लिखनी है, तो हमें पता लग गया H1 से लेकर H6 तक स्टाइल है, वो तो हेडिंग तो उनमें से चली जाएगी। जो हम कंटेंट लिखेंगे उसको पी का टैग लगा होगा, पैराग्राफ का टैग लगा होगा, और उसके अंदर हमने क्या यूज करने हैं अपने कीवर्ड्स। हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसकी हमारे पूरे कंटेंट में जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 3% होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि बार बार हम अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, और उसका यूज भी बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुछ भी हो, मैंने सेंटेंस लिखना स्टार्स अकेडमी लाहौर से शुरू करना है, ऐसे तो नहीं हो सकता। या कुछ भी हो तो मैं कहूँ यार मैं ओवंस भेजता हूँ, तो मैं जितने भी सेंटेंस बनाऊँ हर दफा मैं लिखूँ कमर्शियल पिज़्ज़ा होगा, चाहे वो अगले जुमले के उससे कोई बात बनती हो या ना बनती हो। रेलिवेंस तरीके से आपने यूज़ करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, पकड़े कैलकुलेटर हाथ में, एक दफे पहले भी ये बात की थी हमने, की थी ना कि भाई 500 वर्ड है तो कितने कीवर्ड, 1000 वर्ड है तो कितने कीवर्ड, 2000 वर्ड है तो कितने कीवर्ड, निकालनी क्या उसकी परसेंटेज। मतलब ये काम भी आपको मैथमेटिकली करना है, यानी आपने अपने पेज का कंटेंट लिख लिया पहले ही, ऐसे तो नहीं ना कि भाई लैपटॉप ही करना शुरू कर दोगे, पहले कंपोज कर लोगे अपना कंटेंट, फिर आप अपना कंटेंट के हमने कहा लिमिटेशन है ये कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, तो आपने कंटेंट राइटर रखा हुआ है कि आप खुद नहीं कंटेंट लिखते, किसी से लिखवाते हैं, तो आप उसे कहोगे कि भाई आप कंटेंट राइटर हो, मैं एसईओ का काम कर रहा हूँ, आमतौर पर कंटेंट राइटर अलग होते हैं, भाई आपने मुझे 500 लफ्ज लिख के दिए और 500 लफ्ज लिखने के बाद आपने उसे कहना है कि भाई इन 500 वर्ड्स में मैंने अपने कीवर्ड्स को 3% इस्तेमाल करना है। अगर मैं कहूँ मेरे 2 कीवर्ड हैं तो इसका मतलब है 6% में चले जाएंगे, 3% बोर्ड 3% वो। फिर आपने कहना है कि भाई आप ये कंटेंट लिख रहे हो 500 वर्ड्स का, तो मेरा ये वाला कीवर्ड है, आपने इस कीवर्ड को इस कंटेंट में इंटेलिजेंटली इंसर्ट करना है कि कहीं पर स्टफिंग नजर ना आ रही हो और रेलिवेंसी भी नजर आ रही हो। ये काम कंटेंट राइटर से आपने करवाना है। अब अगर कंटेंट राइटर को ये ना, कंटेंट राइटर को नहीं पता कि कीवर्ड की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कंटेंट राइटर को सिर्फ ये पता है कि 500 अल्फाज लिखने हैं, भाई टॉपिक बताओ मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप उसको ये भी कहते हैं कि भाई इसमें आपने कीवर्ड एडजस्ट करना है 3%, 500 है तो भी 3%, 400 है तो भी 3%, 2000 है तो भी 3%। अब जब हम अपने कंटेंट में पैराग्राफ्स में कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो क्रॉलर को और अच्छा तरीके से बताने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने कीवर्ड्स को या तो बोल्ड कर लेते हैं या स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब उससे क्या होगा कि जब हमारे पेज पे कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आम टेक्स्ट से हटकर होंगे। आम टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट होगा जैसे आप मार्कर का इस्तेमाल करते हो, तो जो वाला टेक्स्ट, अब वो वहाँ मैंने हेडिंग स्टाइल यूज नहीं करना अंदर। अब हम ये कहेंगे कि वो थिक तो हेडिंग से भी हो सकते हैं, लेकिन हेडिंग क्या है, टॉप लेवल के ऊपर हमने रखनी है, पैराग्राफ के टॉप लेवल के ऊपर। और हमने हेडिंग्स का स्टफ भी नहीं करना, बार बार हेडिंग्स भी नहीं इस्तेमाल करनी। ये ना हो कि क्रॉलर आपको कहे कि भाई इतनी हेडिंग्स क्यों, इतनी हेडिंग इस्तेमाल की है कि आपकी तो इतनी हेडिंग्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो अब हम बात करने लगे हैं 2 टैग्स की, जिसके लिए मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई है, एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड। और टेक्स्ट लिखना है तो पी, पैराग्राफ, जिसको हमने पहले भी देखा, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जांपल आ गई है आपके सामने, ये पी है, ऊपर लिखा हमने सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लिख दिया हमने बोल्ड टेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करता हूं, इसको बी कर देते हैं। सही किया ना, वो देखो इसमें टैग्स आ रहे हैं ना साथ साथ, ये इसका फायदा है। अच्छा, उसके बाद एक टैग और लगाने लगा हूं, ये भी बोल्ड करने के लिए है।
क्या है ये? एम्फेसिस। इसको भी यही कर लेते हैं। अच्छा, किसका? अच्छा, वी मिस हो गया, ओल्ड लिखा आ गया। हो गया जी। अब इस फाइल को कर लेते हैं सेव। ये काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं ना आपके फोल्डर में, ताकि हम इधर से निकाल के ना उधर ले जाते हैं आपके लेक्चर में। 18। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और एम्फेसिस डॉट एचटीएमएल। आपने अपनी फाइलों के नाम भी ऐसे डैशेस के साथ लगाने हैं, बीच में स्पेसेस नहीं है। आर टैग आर टाइप में आर टाइप नहीं किया मैंने, ओके। लेकिन ये बन गई ना, अब ये देखो, ये एचटीएमएल ही बन गई है। उसकी वजह ये है कि अब हम प्रोग्राम्स में आ गए, अब नोटपैड में नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें सपोर्ट करता है। चलिए इसको चला कर देखते हैं। वालेकुम सलाम। फाइल तो यहाँ ही नहीं हो, लगता है लोकेशन ही हमने चेंज की, यहाँ बाहर चली गई है, फोल्डर में नहीं गया। हाँ, वो देखो फोल्डर बना ही नहीं वाला, जहाँ लिखा था मैंने 18/5, देख लो आ रहा नहीं है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है। इसमें और भी टाइप्स का सपोर्ट करता है ये प्रोग्राम। बन गई। अब आओ इधर, आ गई। देख रहे हो, इसका जरा जूम बड़ा करो। ये बोल्ड टेक्स्ट है, तकरीबन एक जैसा ही है ना। इन दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एम्फेसिस वाला ये है, ये भी डिफरेंट लग रहा है ना, मतलब पैराग्राफ लिखा होगा तो ज़रा डिफरेंट नज़र आ रहा है हमको। सो ये आपने कीवर्ड्स के लिए इनका इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ आपने अपने कंटेंट में अपना कीवर्ड लिखना है, वहाँ पर आपने इनको यूज़ करना है, ठीक है। आपने हेडिंग लिखनी है तो H1 से लेकर H6 तक यूज़ करनी है, और रिपीट भी नहीं करनी है। हेडिंग का भी वो ये कहता है कि आपने एक स्ट्रक्चरल तरीके से यूज़ करनी है। 6 है ना आपके पास, मतलब एक हेडिंग है, आगे से फिर एक सब हेडिंग आ गई, फिर आगे से उसकी, ये नहीं है कि बार बार H1 नहीं लगाते जाओ, ठीक है। चेंज करके लगाएंगे कि सब जो बड़ी वाली मेन हेडिंग बड़ी होगी, उससे आगे जो हेडिंग लगाओगे वो उससे छोटी हो जाएगी, जो उससे आगे होगी वो उससे भी ज़रा छोटी हो जाएगी। सो इस तरीके से आपने हेडिंग साइज का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। एक फाइल होगी हमारी, वापस आ जाए, इधर आ जाए फिर, और HTML फाइल खोलें। अच्छा, आगे आ जाए। स्ट्रॉन्ग हो गया। ओएल, ये क्या चीज़ है, जिसे भी खोल लेते हैं जी। इधर आ जाए, वापस आ जाए। किसके साथ खोलना था? ये क्या चीज़ है जी? इस फाइल को चला कर भी देख लें, फिर इसके कोड में वापस आ जाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके कोड में आओ। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि लिस्टिंग करने के ना दो टैग्स हैं। एक मेन टैग होगा, जैसे हम कहते हैं ना HTML एंड HTML, उसके अंदर सब लिख हैं। इसी तरह लिस्टिंग करने के लिए हमारे पास दो टैग्स होंगे, एक मेन टैग और एक सब टैग। मेन टैग से बताएंगे, देखिए नंबरिंग वर्ड में देखें तो दो तरह की होती है, एक को हम बोलते थे नंबरिंग और एक को बोलते थे बुलेट्स एंड नंबरिंग, है ना। ऐसे ही था ना कि एक में सिंबल्स आते थे और एक में नंबर्स आते थे।
ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है नंबर और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है बुलेट्स। यानी कि यूएल लिखोगे तो बुलेट्स लगेंगे, ओएल लिखोगे तो नंबरिंग लिस्ट आएगी। अब दोनों सूरतों में ही नंबरिंग आ रही है तो इसलिए आगे दोनों में टैग सेम होगा, LI, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम से क्या मुराद है? वन टू थ्री, ये लिस्ट आइटम है। ये 1 2 3 हो गए हैं तो ये OL की वजह से हुए हैं, और ये सिंबल्स हो गए हैं ये UL की वजह से हो गए। समझ आ गई बात नहीं? इसमें आओ जरा, और यहां पर मैं कर देता हूं टाइप इक्वल्स टू 1, और इसको कर देता हूं UL के आगे लिख रहा हूं, LI के आगे कुछ नहीं लिखा मैंने। टाइप इक्वल्स टू कितनी सारी टाइप्स आ गई, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक यूज, ये अब आप लोगों ने ये कर लेना, कितने सारे स्टाइल्स हैं। पहले बंदे 2 चल रहे थे ना, इधर थोड़ा सा करीब हो मेरे, इधर जितना मेरे ऊपर चढ़ना जाना, जितना करीब हो सकते हो जाओ, मतलब घबराओ नहीं। मेरे कहने का मतलब है मैक्सिमम आपकी चेयर जितनी करीब आ सकती है ना, चेयर उतने करीब ले आओ पहले, ठीक है। हाँ अब तो आ रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर एक बंदा और होगा ना तो फिर हम LCD इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, बल्कि उसको इधर बिठा लेंगे साथ में। ले जी, इधर से मैं ले लेता हूँ सर्कल, लिख देते ना अब यार, क्या हो गया, सर्कल हो गया ऑलरेडी हो गया, ये आ गया सर्कल, ठीक है। जरा देखते हैं अब क्या होता है। डायमंड भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो कितने सारे हो गए। इसको सेव कर लें, चेयर इधर ले, चलो जी इस फाइल को भी चलाओ, इधर ले ताकि आपको बिल्कुल नजर आए ना, करीब से नजर आए ना। आपको जहाँ सहूलत हो रही है वहाँ बैठे, आपको हम सहूलत देना चाह रहे हैं, जहाँ आप सहूलत जहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहे हैं ना वहाँ बैठे, ठीक है। ये लो, ठीक है, हो गया सर्कल, समझ आ गई बात की। और ये टैग है ना, हाँ अनपेयर्ड टैग है, वेयर टैग, वेयर टैग है, पेयर्ड टैग, इसे क्लोज भी करेंगे। बिल्कुल सोफी से क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, ये भी होगी फाइल, इस फाइल को भी हम उधर ले जाएं आपके फोल्डर में, ताकि हो जाओ PKHTML। लेट आने वाली रवायत नहीं खत्म हो रही, यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने अपना काम करना है, याद रखें काम भी इबादत होती है, नमाज पढ़ के निकल सकते हैं। निकल है नहीं, मतलब आप जमात का इंतजार करें, नमाज का टाइम जब शुरू होता है ना तो आप ऐसी सूरत में नमाज पढ़ के निकल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ आके पढ़ लें, ठीक है। दोनों ऑप्शन मौजूद है ना। अच्छा जी, क्या थी 18, ये OL। अब आपने नोटपैड प्लस यूज़ करना है, आज मैं नोटपैड प्लस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेना, तो इसमें ऑल फाइल वाला रोला नहीं होगा, क्योंकि ये नोटपैड प्लस यूज़ करें तो HTML फाइल ही बनाता है। आप देखो ना नीचे लिखा हुआ है ना, खुद ही से आ रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, यानी कि बनी HTML फाइल बनती है। सिर्फ इसमें HTML है या और भी नहीं और भी वो सारे, लेकिन हमसे एलिमेंट जो है ना, अगर जो हमारे काम की चीज़ है ना वो HTML है, ठीक है। बन गई, ये हमने इसके आउट, क्लोजिंग किधर हो रही है, UL ये OL है और ये OL क्लोज हो गया, ये UL है। वो देखो ब्लॉक भी बना दिया उसने, और इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे फायदे नज़र आ रहे हैं कि जब क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसे कोड अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होती है, कोड समझ आ जाता है आपको। चलिए आगे आ जाते हैं वापस PKHTML में।
ये जी फाइल का नाम क्या है, एंकर फॉर्मेट्स, इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। ये देखें जरा अब क्या हो रहा है सर IL था या LI? LI लिस्ट आइटम, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। हाँ जी ये देखें जरा कि ये क्या हो गया, देख रहे हैं ना, ये कल हम बात कर रहे थे ना, मतलब ये लिंक ही है लेकिन इसका बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, कलर भी चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जरा इसको भी समझ लेंगे क्या चीज़ है। मैं इसका जूम बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ करने लगे हम, चेंज हो रहा है ना कलर इसका माउस ऊपर लेने से। अच्छा जी स्टाइल्स, अब हम स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम लिखा हुआ CSS, CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स। अभी पहले हम पढ़ रहे थे HTML में जो है एक तो फॉर्मेटिंग है सिंपल, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग हम HTML में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टाइल शीट्स। एडवांस फॉर्मेटिंग करने के लिए हम स्टाइल शीट्स यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मेटिंग करनी है तो CSS, एडवांस फॉर्मेटिंग करनी और पूरी की पूरी वेबसाइट्स भी बन जाती है CSS के अंदर, और CSS से बिल्कुल एक अलग कोर्स है। मैं आपको इसमें इतना CSS का टच दे रहा हूँ कि आप CSS कोड को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब हम CSS शुरू करें। साथ में CSS भी चलेगा, साथ में HTML भी चलेगा, ठीक है। स्टाइलिंग लिंक्स विल CSS लिंक्स अ हाइपरलिंक एंड इसको छोड़ दे। इट अलाउज अ विजिटर्स टू नेविगेट थ्रू द साइट। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात है सारी, ये 3 चीज़। These 4 स्टेट्स ऑफ अ लिंक, उन्होंने कहा जी आपका जो लिंक होता है, हाइपर लिंक होता है, उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, ऐसी है ना। इवन आप कभी किसी वेबसाइट को क्लिक करें और बैक का बटन दबाएं तो आप देखते हो वो डिफरेंट कलर में हो गई होती है, वेबसाइट शो कर रही होती है कि विजिटेड है। इसी तरह ये जो आपके लिंक्स हैं इसके मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक को हम बोलते हैं लिंक, कि शो करता है कि भाई ये लिंक है, अनविजिटेड लिंक है, उसके नीचे अंडरलाइन आमतौर पर आ रही होती है, लेकिन वो हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? A कॉलन विजिटेड। इसका क्या मतलब है? ये सारा डेफिनेशन लिखी होगी इस फाइल में, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइल आपको मिल जाएगी। A कॉलन विजिटेड, इसका क्या मतलब हुआ? डिफाइन स्टाइल्स फॉर लिंक दैट द यूजर हैज ऑलरेडी विजिटेड। ये अभी मैंने आपको बताया कि जिस लिंक को विजिट करते हैं तो उसका भी एक कलर चेंज हो जाएगा, वो हम खुद बताएंगे। डेवलपर बता रहा होगा कि भाई विजिटेड साइट का ये वाला कलर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है? A कॉलन एज ओवर। एज स्टैंड्स फॉर हाइपर, हाइपर लिंक है ना, एज ओवर का मतलब है हाइपर, एज ओवर का ये मतलब है, मैं माउस इसके ऊपर लेकर आया तो ये एज ओवर होगा, ठीक है। माउस आप किसी लिंक के ऊपर लेकर गए तो वो क्या होगा? एज ओवर होगा। डिफाइन स्टाइल्स फॉर अ लिंक व्हेन द यूजर प्लेस द माउस पॉइंट ओवर इट, कि जैसे ही आपका माउस किसी लिंक पर आए तो उसने क्या करना है। और तीसरे में क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्टिव। डिफाइन स्टाइल फॉर अ लिंक व्हेन दे आर बीइंग क्लिक्ड। अभी वो क्लिक नहीं हुआ, अभी उसने क्लिक होना है, तो पहला उसका कलर कौन सा होगा? यानी ये हमने कलरिंग के हिसाब से अपने हाइपर लिंक की मुख्तलिफ स्टेट्स देखी, ठीक है। अब जरा इसके कोड को देखते हैं, कैसे देखो मैं? राइट क्लिक नोट पे, ये ऊपर जो इतना लंबा लिखा हुआ ये कोड नहीं है कुछ, वो जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई आ रही है सारी, ठीक है ना। जो समझने वाला पॉइंट है मैं वो आपको समझाने लगा। शुरू से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? BR लगी हुई है, टाइपिंग की हुई है, BR लगाया होगा, P लगाया होगा, B लगाया होगा, इस तरह की चीज़ें लगाई होंगी। असल में काम हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? HTML से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, PN लिख दी हम लोगों ने, ठीक है। इसको भी फिलहाल इग्नोर कर दो, कहते हो तो रिमूव कर देता हूँ मैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो। टाइटल भी लग गया है, ये भी पढ़ लिया होगा। अब हम नई चीज़ पढ़ रहे थे, स्टाइल शीट। जब आपने एक है स्टाइल शीट बनाना और एक है स्टाइल शीट इस्तेमाल करना, ऐसे ही है ना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। तो पहले तो हम स्टाइल बना रहे हैं और फिर हम स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं HTML फाइल में, वो किस जगह पे करते हैं? शाबाश। कोई भी चीज़, मैंने कहा जब कोई भी चीज़ हम HTML फाइल में इस्तेमाल करते हैं तो किस जगह पे इस्तेमाल होती है? पूरी फाइल में, ब्राउज़र में, बॉडी में। वेरी गुड, मैंने प्रैक्टिस किया ना, उनको पता है कि बॉडी में, मतलब कोई भी चीज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में इस्तेमाल करते हैं।
और कोई भी चीज़ जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हेड में करते हैं। स्टाइल बनाना है तो बॉडी में बनेगा। पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ भाई। बॉडी बनेगा, इस्तेमाल कौन होगा? हेड में बनेगा। मैंने अभी क्या बताया? मैंने कहा स्टाइल बनाना है तो हेड में बनेगा, हेड में बनेगा। इस्तेमाल करने हैं तो बॉडी में होगा। और स्टाइल शीट क्या है? एडवांस फॉर्मेटिंग है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रॉन्ग से मैं बोल्ड कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास CSS में भी कोई स्ट्रॉन्ग के लेवल की फॉर्मेटिंग हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग है ये एक SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं करना। इस टैग को आपने इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉन्ग इसकी जगह पर कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग का टैग होना चाहिए आपके पैराग्राफ में, स्ट्रॉन्ग का टैग होगा। किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे हम? अपने कीवर्ड्स को। आ जाओ जी अब यहाँ पर, यानी कि स्टाइल बना रहे हैं तो हम किस हिस्से में है? देखो स्टाइल में, सॉरी हेड में। स्टाइल बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्टाइल। यानी कि अब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो हमें हेड को बताना पड़ेगा कि भाई अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो स्टाइल की डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टाइल लिखोगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी 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 ले लीजिए, अटेंडेंस ले लें पहले, ठीक है, फिर आप नहीं आएगा आज। नहीं, ये लोग छोड़ गए हुए हैं, इन्होंने फ्रीज करवा लिया कोर्स अपना। हाँ जी, और मुबशिर होंगे और किन्जा मेरा ख्याल, दो नाम होगा। यस यानी स्टाइल बनाना है, इसका मतलब क्या होगा? घर में जब जाके प्रैक्टिस करनी है और स्टाइल बनाने बैठोगे तो सबसे पहले हेड में जाकर क्या लिखोगे? स्टाइल लिखोगे। और इस स्टाइल का टैग है, क्लोज भी होगा। अब बना स्टाइल रहे हैं, टैग HTML का यूज कर रहे हैं, समझ आ रही है? इसका मतलब है स्टाइल और एंड स्टाइल दोनों होंगे। ओके, तो ये हमने स्टाइल भी लगाया हुआ है, नीचे आकर देखो एंड स्टाइल लगा हुआ है, लगा हुआ है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इसमें मैंने एक नई चीज इस्तेमाल कर ली है साथ, इसको भी समझ लेते हैं। स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश, ये क्या चीज़ है? ये बड़ी स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ कहीं स्लैश स्टैरिक स्लैश नहीं लिखा हुआ? यहाँ नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, मैं ये बता दूँ। जब आपने अपनी कोडिंग में देखो, आपने एक कोड लिखा हुआ है, हो सकता है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट में जा रहे हो, फाइल बना रहे हो, उसमें से कुछ चीज़ें आप लिख चुके हो और बाद में लगे कि यार इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, इसको रोक दूँ मैं, पास कर लूँ इस लाइन को, इस कोड को, तो उसे हम कहते हैं कमेंट करना। जब हम किसी कोड को कमेंट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो डिस्प्ले भी नहीं होगा, यानी वो आउटपुट में नजर भी नहीं आएगा। यानी कि मैंने इसे रोका हुआ, कोड तो नजर ही नहीं आता अंटिल एरर ना करेंगे, है ना? एरर करें तभी कोड नजर आता है। सो अगर आप अपने कोड, जैसे इतनी लाइनें लिख रहे हैं ना, ये कहते हैं लाइन नंबर 4 जो है ना वो एग्जीक्यूट ना, या लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट ना, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि 4 लाइनों को कमेंट करना है, अलग-अलग 4 लाइनों को, पहली 7वीं 9वीं, तो आप पहले एक लाइन पे डबल स्लैश लगाओगे, फिर अगले वाली लाइन पे डबल स्लैश लगाओगे, क्योंकि उसने एक एक लाइन को कमेंट करना है। अगर आपने ब्लॉक बनाकर कमेंटिंग करनी है तो आप लिखोगे स्लैश स्टैरिक और फिर उल्टा कर दोगे स्टैरिक स्लैश, चाहे वो एक लाइन हो चाहे वो 7 लाइन हो। यानी मैं कहता हूँ 5 लाइनों को कमेंट कर दो, 5 लाइनों का एक कोड है, मैं कहता हूँ चले ना, तो मैं पहली लाइन के शुरू में लिखूंगा स्लैश स्टैरिक, लिखा है, और आखिरी लाइन में जाकर लिख दूंगा स्टैरिक स्लैश। समझ आ गई बात? कमेंटिंग का पता भी लग गया क्या चीज़ है। यानी आप कोड का कुछ हिस्सा चाहते हो कि चले ना, ठीक है, तो हम कमेंट यूज कर लेते हैं। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है? मैंने कहा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको पता लग जाए कि होने क्या लगा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? अनविजिटेड लिंक। अब हम क्या कह रहे हैं? अब ये आपने बातें समझ ली है, थोड़ी सी मुश्किल बात है भैया।
ये स्क्रीन पे देख के आपने समझना है इसको। अगर मैं इसकी व्यू बड़ा करूँगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं व्यू बड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। जिनको नज़र नहीं आ रहा ज़रा करीब होके देख लें। सबसे पहले हमने लिखा अनविजिटेड लिंक, यानी कि मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ कि जो अनविजिटेड लिंक होगा वो कैसा होगा, यानी कि उसके कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहा हूँ जी मैं? अब मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ए कॉलन। जब आप स्टाइल बनाते हो तो स्टाइल बनाते हुए हमें इस तरह बताना पड़ेगा कि ए एक एंकर है, तो इसके लिए मैं एक स्टाइल बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप स्टाइल बना रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए, तो फिर मैं क्या लिखता, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर मैं मार्कअप यूज नहीं कर रहा, ना लेस देन लगाया ए के साथ, ना ग्रेटर देन लगाया, ना इसके एट्रीब्यूट्स लगाए, कुछ नहीं यूज किया ना। इसको आपने सिंपल यूज करना है जब आपने इसका कोई स्टाइल डिफाइन करना है। यानी कि इस वक्त मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई एक स्टाइल बना दो जो ए के लिए हो। ये क्या है जी, लिंक। आगे क्या कह रहा हूं मैं, कलर्स। अच्छा इधर आए, इधर इस फाइल में यहां लिखा मैंने कलर कोड्स, देखते हैं क्या होता है। मेरा मोबाइल जरा पकड़ो, ऊपर ही पड़ा। चल गया जी नेट। अब ये कलर्स कहाँ से आएंगे? वैसे तो हम जब उसमें बात करते हैं ना HTML में, तो हम कहते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, मेन कलर्स, ठीक है। सो मेन कलर्स यहाँ भी चल जाएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ये कलर हैं रजिस्टर के ऊपर, डार्क कलर्स भी हैं, लाइट कलर्स भी हैं, है ना, कितने सारे कलर हैं। तो हम कहते हैं हम अपनी मर्जी से कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ऑनलाइन ही कलर कोड्स मिल जाएंगे। इसको रख दो, ठीक है। चल गया मेरा ख्याल है। ये अब आ जाएगा, वो मैं ऑफ करके लाया था। हाँ मैंने कलर कोड्स लिखा था, आ गया HTML कलर कोड्स। CSS भी तो HTML में यूज हो रहा है, ठीक है। लो जी, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, ये एक या जिस पे मर्जी चले जाए। ऊपर देखिए कोड आ गया, इसको भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी यूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तीन कोड है, तीन स्टाइल है कोड देने का, उसका कलर एक ही है, सेम है। अब वो कहता है कौन सा कलर करना है, मैं कोई थिक कलर ले लेता हूँ और मैं ये वाला यूज हेक्सा यूज कर लेता हूँ। हम आमतौर पर इसे यूज करते हैं, मगर कोई शर्त नहीं है, जो मर्जी यूज करो। कॉपी किया, वापस आ रहे कोड्स, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कहता हूँ कि लिंक का कलर कौन सा होगा, अनविजिटेड लिंक का कलर रेड कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आगे एक और स्टाइल यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। अभी ये टेक्स्ट डैश डेकोरेशन है, क्या ये कोई HTML टैग बताया आपको मैंने? ऐसा नहीं बताया, ये स्टाइल शीट का एक स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन क्यों यूज करते हैं? अंडरलाइन हो तो उसे खत्म करने के लिए, ना हो तो लगाने के लिए, या ओवरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन कर रहे हैं तो ओवरलाइन भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास स्टाइल क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, सो हमने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन और उसके आगे लगा दिया कॉलन। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, यानी जब आपने स्टाइल बनाना है
तो आप देखो मैंने कौन सी ब्रैकेट यूज़ की, करली ब्रैकेट यूज़ की। और जहाँ पर मेरा ये वाला स्टाइल ख़त्म हो रहा है तो मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये इसका फॉर्मेट है कि आपने स्टाइल कैसे बनाना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने जब अपना मार्कअप यूज़ करना है तो उसके साथ लेस देन ग्रेटर देन तो नहीं लगाना, लेकिन बताने के लिए कॉलन लगाना है कि भाई ये जो स्टाइल बना रहा हूँ मैं इसके लिए बना रहा हूँ, ए के लिए या बी के लिए। हाँ इसका मतलब ए के लिए, बी तो नहीं कुछ भी होगा, हाँ मतलब टैग स्पेसिफाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मैंने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाते इसलिए है कि बता रहे होते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस की स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई इसका कलर जो है ना ये वाला कर दो, और जब आपकी एक बात खत्म होगी तो आपने सेमी कॉलन लगाना, लगा हुआ सेमी कॉलन, ये वाला निशान। उसके बाद दूसरी बात शुरू की, टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर कॉलन डन, यानी कि स्पेशल वर्ड में जो यूज हो रही है उसमें। सर ये जो ऊपर नीचे लाइन में लिखा हुआ जैसे कलर लिखा हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं? नहीं, इस तरह मल्टीपल लाइंस भी है, ये स्पेस देके लिख रहे हैं, इस तरह रीड करने में आसानी होगी ना, समझने में आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर डैश बॉटम। बॉर्डर डैश बॉटम का क्या मतलब है, ये भी एक स्टाइल है, नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा। और बॉर्डर लगाऊंगा सिर्फ तो चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा, और बॉर्डर बॉटम का मतलब क्या होगा, नीचे लगेगा, तो बॉर्डर टॉप करूंगा तो ऊपर लगे, लेफ्ट करूंगा, सुपर कॉमन सेंस की, मतलब बड़ी आसान लैंग्वेज है ये सीएसएस कोडिंग, बहुत आसान है। यानी एक का पता लग गया तो बाकी भी इसके रेफरेंस से सारी चीजें पूरी समझ में आ जाएगी। सर याद क्या रखना है, दो तीन चीजें याद रखनी है, कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, सेमी कॉलन। की कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉलन मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक स्टाइल डिफाइन करने जा रहा हूँ और वो स्टाइल मेरा है पैराग्राफ के लिए, तो मैं एक ही जगह पर क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा। मैं एक स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ, वो स्टाइल मैं बनाना चाह रहा हूँ हेडिंग 1 के लिए, तो फिर मैं एक ही जगह पर क्या लिखूंगा, H1 लिखूंगा। बात समझ में आ गई ना। यानी ये हमारा क्या है, बेसिकली HTML का टैग है, उसके ऊपर उस टैग को हम फॉर्मेट कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करते हैं फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर टैग लगाते हैं फिर फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी अब जब हम HTML की बॉडी में जाकर टैग लगाएंगे तो हमें स्टाइल की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही ये स्टाइल उस पर लगा देगा। आगे आ जाओ। बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल, क्या है जी, 4 पिक्सल्स में कर दो ये, और आगे सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड कलर में आ जाए। और उसको लिखने का तरीका क्या है, डैश के साथ लगाना है आपने, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉर्डर डैश टॉप, सही है। एक बात खत्म हो गई हमारी, ये वाली हमने एक बात खत्म कर दी। सेम इसी तरह हमने दूसरी बात शुरू कर दी, विजिटेड लिंक कैसा होगा। अब आपको अगले भी सारा कोड समझ में आ रहा होगा, उसी तरह ही है ना ये चीज भी। ए कॉलन विजिटेड, कलर ये वाला होगा, बस इसको मैंने ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं की, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मेटिंग की है। क्या कर दिया कि इसका कलर ये वाला होगा, देखेंगे अभी क्या होता है कलर इसका। उसके बाद क्या लिखा हमने, माउस ओवर लिंक, यही बताया था ना, एच ओवर माउस ओवर होता है। हमने कहा जब ए कॉलन एच ओवर माउस इसके ऊपर आए तो क्या करो, इसका कलर ये वाला कर दो। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर है, जिसको हम ना कोई और कर देते हैं कलर। माउस ओवर पे कौन सा करें बताएं, ऑरेंज कर देते हैं, खुद ही मैंने ऑरेंज टाइप कर दिया। मैंने कहा था ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह शेड तो नहीं मिलेंगे आपको ना। लेकिन वो कलर एक ही आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो। बॉर्डर बॉटम, पहले हमने बॉर्डर दिया था, जैसे माउस ऊपर लेकर आ रहे हैं हम कह रहे हैं बॉर्डर खत्म कर दो, समझ आ गई ना बात की। उसके बाद आगे क्या कहा जी, एक्टिव लिंक, सेम एक ही स्ट्रेटेजी है बनाने की, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि स्टाइल जब भी बनाना है करली ब्रैकेट से शुरू होगा, टैग जब भी लगाना है उसके बाद कॉलन इस्तेमाल होगा, जब एक फॉर्मेट खत्म होगा तो सेमी कॉलन लग जाएगा। बस ये मोटी मोटी बातें हैं स्टाइल बनाना। सही है जी, खत्म हो गई बात। लिखना जरूरी है, हाँ ये माउस ओवर लिंक जो लिखा आपने, नहीं वो आप मर्जी नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए लिखा कि आपको भी इसलिए तो आपको याद 6 महीने के बाद इस फाइल को खोलोगे तो ऊपर पता लग जाएगा क्या चीज़ क्या करने का जा रहा हूँ। ये मतलब ये HTML भी शो नहीं, गूगल भी वेबसाइट भी शो नहीं। डेवलपर ना दिखाए, डेवलपर को तो सब पता है, जी ठीक है ना, आपके लिए ज़रूरी है अभी। सर इसके जो कोड्स हैं ये हमें कहीं से मिल सकते हैं कि इसका ये मतलब है, आज का अगर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, वो भी अभी एक लेक्चर में आ जाएगा सारा। ये तो पूरी CSS की बुक खोल के दिखा दूंगा ऑनलाइन, जैसे CSS सीखनी होगी ना उस लिंक के थ्रू एक एक चीज़ को सीखो, ठीक है। सर अब ये आपने ये स्पेस दी हुई है, इतनी स्पेस के बाद ही मिल सकती है।
अच्छा लगता है इस तरह, ठीक है। मगर इस तरह आप चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और कोई वजह नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। क्या लिखा हुआ है, डॉट एंकर, ये इसको इग्नोर कर दो, इस लाइन को भी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने कहीं नहीं किया हुआ, नहीं किया ना कहीं इधर, हाँ नहीं किया हुआ, सो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। आ जाइए वापस, अब इसको करके देखें, सेव कर लें पहले। ये आज का जो लेक्चर है बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं, मतलब आज समझ में आ जाएंगी तो अगले दिन ये न्यू नहीं होगी। और हमने CSS पढ़ते भी नहीं रहना, मतलब आज ज़रा आज करेंगे, अगले दिन थोड़ी सी और पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्या था जी, 17.5 18 एंकर फॉर्मेट्स। लो जी आए जी, इसको जरा देख लेते हैं क्या करता है ये फाइल है ना। ये काम करो, नहीं ये फाइल नहीं है, ये कहीं और से रन हो रही है, हमें अपनी फाइल चलानी है, ठीक है। हमारी फाइल यहाँ पड़ी है, सॉरी गलत हो गया भाई। ये देखो ना, यहाँ से कोड्स मिल रहे हैं आपको, क्यों आए हो जी। मैं आपसे एक सवाल पूछे, क्यों आए हो? ये जो आप दिया आपने, आगे हाँ जी, ये देखें जरा, देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं ना सारे कलर्स, मैं क्या कलर चेंज हो रहे हैं जी, ठीक हो गया, सही। अब इसके ऊपर और कौन कौन सी फॉर्मेटिंग है, मैं भी आपको लिंक दूंगा, उसको जाकर आपने एक्सपोज करते हैं, यानी खास तौर पर पहले आप उन चीज़ों को देखना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले उनको समझ लेना, वो समझ में आ जाएंगे, फिर बाकी की और अच्छी समझ आ जाएगी। सर ये आपने पहले तो अंडरलाइन नहीं किया था, एच ओवर पे सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ था कोडिंग में, तो ये पहले सिर्फ अंडरलाइन वो नहीं किया था, पहले भी अंडरलाइन किया हुआ था, आपने नोट नहीं वो किया डेकोरेशन में नन लिखा हुआ था। ना, वो मैंने अंडरलाइन कर लिया कि बॉक्स ऊपर आए तो अंडरलाइन हो रहा है। वैसे तो ये अंडरलाइन है, ये कौन सा वाला अंडरलाइन है पता है, बॉर्डर अंडरस्कोर बॉर्डर बॉटम, वो जो दिया हुआ ना ये वो है, लग आपको अंडरलाइन है, वैसे बेसिकली मैंने बॉर्डर की लाइन लगाई है। इवन मैं इसको कह देता ना, बॉटम की बजाय बॉर्डर टॉप, तो नीचे की बजाय ऊपर लाइन लगा देता टेक्स्ट, और मैं कहता था ना बॉर्डर, और 4 पिक्सल 4 दफ़ा लिख देता। इसका क्या मतलब होगा, एक बॉर्डर जो होता है उसके 4 पॉइंट्स होते हैं ना, लेफ्ट राइट टॉप, तो इधर से भी 4 पिक्सल, मतलब 4 4 4 4 दफ़ा लिखने का मतलब क्या है, पूरा बॉक्स में, ठीक है। चलें जी अब अगली फाइल देखते हैं, अगली फाइल बल्कि इससे पहले वाली फाइल थी, हमने इसको पहले कर लिया। इसकी मतलब फॉर्मेटिंग जो है इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन हमने मिस कर दिया तो नहीं करेगा, बाकी काम तो करेगा। बाकी काम स्टाइल तो हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वही फॉर्मेटिंग होगी जो आप करोगे, ठीक है। लो जी CSS में आ जाओ, क्योंकि CSS का पहला लेक्चर पहले करना चाहिए था, वो नहीं हमने किया, पहले इसको देख लिया। सो इसको देखते हैं जी, CSS का पहला कौन सा है, हाँ ये पहला था, इसको ज़रा पढ़ लें, इसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। A CSS syntax rule consists of selector, property and its value। अब आप इस तस्वीर में देखें तो आपको जो अगली वाली फाइल है और ज़्यादा समझ में आ जाएगी जो भी हमने पढ़ी है। यहाँ मैंने पहले क्या लिखा था सिलेक्टर की जगह पर, एग्जाम्पल में स्क्रीन पे देखें, सिलेक्टर की जगह पर मैंने क्या लिखा हुआ था, जहाँ मैंने अभी सिलेक्टर लिखा है, चलो उस फाइल में आ दो यार, ये क्या लिखा हुआ है सिलेक्टर की जगह पर, है ये सिलेक्टर की जगह पर, यानी कि सिलेक्टर क्या है हमारा, HTML का टैग जो है वो क्या होगा, हमारा सिलेक्टर होगा। अब आ जाओ तो वापस, सही। आगे क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट शुरू किए हमने, ऐसे ही है। उसके आगे क्या आ गया जी, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू,
प्रॉपर्टी और ये है प्रॉपर्टी, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद वैल्यू। समझ में आ गया ना सिंटेक्स? यानी ये क्या है, हमारा सिलेक्टर है। सिलेक्टर में क्या आ रहा है, हमारा टैग आ रहा है। जी क्लियर? कलर, जैसे ये एग्जांपल है नीचे कि H1 कलर कॉलन ग्रीन, इसका क्या मतलब होगा? इसका कलर ग्रीन है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है इस एग्जांपल में। फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि वो जो होता है ना टाइम्स न्यू रोमन एरियल, इसे हम क्या बोलते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली। यानी अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप लिखोगे फ़ॉन्ट फैमिली, और उसके आगे फ़ॉन्ट का नाम लिख दोगे जो भी लिखना चाहते हो। अगर एरियल होगा तो एरियल लिख दोगे, एरियल ब्लैक होगा तो एरियल स्पेस ब्लैक लिख दोगे। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए हमें फ़ॉन्ट्स के नाम का भी पता होना ज़रूरी है। समझ आ गई बात की? जी, ये लिखा हुआ है, एक लिंक बना हुआ है, इस लिंक पर जाओगे तो CSS की बुक खुल जाएगी आपके साथ, वहाँ से आप एक एक चीज़ को अलग-अलग समझ सकते हो। आ गया? इस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी खुली हुई है? अलाइन की। ये देखना, ये जो जो कुछ देखना होगा यहाँ से शुरू करना, इंट्रोडक्शन से। आ गया? इसी तरह फ़ॉन्ट्स पे आओ। पढ़ लेना फिर ये देखें, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, यानी ये सारी चीज़ें अब कवर हो सकती हैं इसमें। ये नीचे एग्जांपल्स भी आ रही होंगी, बता रहे हैं स्टाइल कैसे यूज़ करने हैं, इटैलिक, और नीचे आओ साइज कैसे यूज़ करने हैं। समझ आ गई ना बात? अब इसको आपने खुद से एक्सपोज करना है, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है, ठीक है? तो हमने इसको, मैंने आपको सारा बता दिया साइंस। लिंक मैंने फाइल में ही दिया हुआ ना, मैंने कहा फाइल के अंदर ही लिंक दिया हुआ मैंने, ये वाली फाइल में, ये देखो जो अभी फाइल आपको साथ दूंगा, CSS1 वाली फाइल, यहाँ लिखा हुआ है CSS प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे थे ना, तो मैंने कहा और प्रॉपर्टीज देखनी है तो इधर आ जाओ। चलो जी, अब इस फाइल नहीं, इसमें ये तो CSS की बुक है ना, समझ लो, ठीक है? इधर आ जाएंगे वापस। ये फाइल कौन सी है? ये वाली है, इसको भी खोल लें नोटपैड में, और उसमें प्लस में ये देखें, इसमें लिंक भी आ रहा है, नजर आपको? हाँ जी, कुछ नया तो नहीं है इसमें, अब सब कुछ वैसे ही है। ये सारा आप समझ ही आए हो मुझसे भी पहले। ये देखें, इसमें कुछ थोड़ा सा नया है, क्या है? इसमें सिलेक्टर एक इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि सिलेक्टर्स तो यानी कि इस एग्जांपल में आपको ये भी पता लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अलग-अलग डिफाइन करो। अगर एक से ज़्यादा टैग्स के ऊपर एक ही स्टाइल बनाना है तो कॉमे के साथ उनका इस्तेमाल करो, बेशक वो टाइप्स उनकी मुख्तलिफ हो, ठीक है? और कुछ भी डिफरेंट नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। वो स्पेसिस के लिए भी यूज़ हुए हैं, ये देख लें, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैनुअल स्पेस कैसे देते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं। इस फाइल को भी हम उधर ले जाऊँ मैं आपके पास। एंकर वाली भी आ गई, ये CSS वाली भी आ गई। अब आ जाओ वापस। एक्सटर्नल स्टाइल। अब SEO का एक फैक्टर ये भी होता है कि आपकी जो कोडिंग है हेड पोर्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेड पोर्शन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस पड़ी होंगी तो आपका कोड लंबा होता जाएगा जी। स्क्रॉलर को लगेगा कि आपका वेब पेज बहुत ही बड़ा है जी। तो हेड कहता है कि क्या करो, वेब क्रॉलर कहता है अपने वेब पेज को
अपनी HTML फाइल में से कोड को अलग रख दो, अलग रख दो, और HTML फाइल में उस फाइल का रेफरेंस दे दो बस। यानी अभी हम कोड कहाँ लिख रहे हैं, HTML की फाइल नहीं रख रहे हैं। वो कहता है यूँ ना करो, एक अलग फाइल बनाओ, उसमें सारा कोड लिख दो, और HTML फाइल के हेड में सिर्फ एक लाइन लिखो कि भाई मेरा कोड इस फाइल में पड़ा। फायदा क्या हुआ कि अगर आपका कोड 100 लाइनों का होगा तो आपके हेड में 100 लाइनें नजर नहीं आएंगी, लेकिन कॉल हो रही होगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि मैंने एक स्टाइल शीट बनाई हुई है जिसमें मेरे फ्रंट पेज का फ्रंट एंड नजर आता है, जिसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन। लेटर ऑन मुझे क्या होता है, मुझे अपने पेज का स्टाइल चेंज करना है, मुझे अपनी HTML फाइल खोलनी पड़ती है ना सारी की सारी। मेरे को उसे खोलने की क्या जरूरत है, मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई हुई है, मैं सिर्फ स्टाइल शीट में जाकर चेंजेस करता हूँ, तो मेरी HTML फाइल में चेंजेस होंगी कि नहीं होंगी। तो ये फायदा हो गया। और ये भी हो सकता है कि आपने एक स्टाइल बनाया हुआ अपनी मल्टीपल फाइल्स के लिए, अगर तो आपने उसको इंडेक्स की फाइल में अलग रखा होगा और बाकी की फाइलों में अलग रखा होगा, तो स्टाइल को उतनी ही दफा जाकर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको एक्सटर्नल रखा होगा, वो 4 फाइलों में लगा होगा, तो आप एक फाइल को चेंज करोगे तो चारों का फॉर्मेट, बात समझ में आ गई। चलो अलग कोड रखने का ये फायदा है। अलग अलग ये वाला एक आखिरी टॉपिक करते हैं, ठीक है, फिर इसको बंद करते हैं। लिखा ही एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखा हुआ है कहीं कि नहीं लिखा हुआ, एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना, हाँ ये, और एक्सटर्नल स्टाइल इंटरनल लिंक और एक इंटरनल लिंकिंग डेमो है जी नीचे नहीं, इसकी HTML फाइल भी होगी ना कहीं। ये एक्सटर्नल स्टाइल डॉट HTML, चलो पहले इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना हुआ है, पहले इसे खोल कर देखो क्या है ये, खोल के देखो। खुला नहीं, खुला है, नज़र नहीं आया। अच्छा चलो जी, उसे इधर ही देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फाइल देखते हैं। अब आप ज़रा देखें, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है हेड में, जी लिंक रिलेशन। अब ये लिंक का टैग यूज हुआ, ये काफ़ी इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ कामों के लिए। हम जब HTML पढ़ते जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स होंगे। लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। अब ये जो टाइप है ना, ये जो मैंने पहले डिफाइन की थी स्टाइल शीट, लिखा था ना स्टाइल का टैग, अगर आप वहाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कि लिखते क्यों हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि अभी तो हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमारा ब्राउज़र कोई और होगा तो उसको सिर्फ स्टाइल से समझ नहीं आएगा कि आप स्टाइल शीट की बात कर रहे हो, बाकी ब्राउज़र को समझ आए। अगर आपको कंफर्म है कि भाई आप, अब ये कंफर्म तो नहीं है, आपको क्या पता किसी ने फायरफॉक्स में आपकी वेबसाइट खोलनी है, सफारी में खोलनी है, मोजिला में खोलनी है, किस में खोलनी है, सो बेहतर होता है कि हम ये टाइप ज़रूर लिखते हैं। बात समझ में, टाइप का मकसद क्या है। पहली एग्जाम्पल में मैंने टाइप नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, लिखना अच्छी बात है, ताकि अगर आपकी कोई वेबसाइट किसी और ब्राउज़र में कोई खोल रहा हो तो उसको पता लग जाए ये स्टाइल शीट है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, href में मैंने क्या लिखा, माई स्टाइल, आपको नजर आ रहा है, href में मैंने लिखा माई स्टाइल डॉट CSS, माई स्टाइल डॉट CSS। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इधर तो स्टाइल नहीं लिखा, स्टाइल इस्तेमाल करने को कह रहा हूँ, स्टाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, माई स्टाइल डॉट CSS। यानी एक बात और भी पता लग गई कि जो CSS की एक्सटर्नल फाइल आपने बनानी है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट CSS। जैसे HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट HTML, इस फाइल की एक्सटेंशन होगी डॉट। आओ जी वापस जरा देखते हैं ये फाइल की पढ़िए, माई स्टाइल। हाँ जी, ये इंटरनल इधर नहीं पढ़ी हुई कोई बात नहीं, माई स्टाइल था ना फाइल का नाम। हाँ इसमें से चला कर देख लेते हैं इसको।
ठीक है जी, ये दोनों मेरा ख्याल है चलेंगी यहाँ से। पहले इसको खोल कर देख लें, एक्सटर्नल स्टाइल को खोल कर देख लें। है ना, जी वही वाली एग्जांपल होगी। जी अब अगर मैं इस फाइल को चला कर देखूं पहले तो हो क्या रहा है, चलाकर भी देख लेते हैं ये करती क्या है। स्टाइल अप्लाई हो रही है, जी यहाँ नहीं हुआ हुआ, यहाँ भी हुआ हुआ है, यहाँ भी हुआ हुआ है। आपको पता भी लग रहा है कि HTML का टैग है H1 और ये HTML का टैग है H2, दोनों पे मैंने एक स्टाइल लगा दिया। लेकिन जब मैं इस फाइल को खोल के देखता हूँ तो इस फाइल में तो स्टाइल कहीं नहीं है नहीं है ना। ये स्टाइल कहाँ बना हुआ है, mystyle.css में। अब आपने ये देखना है कि जो CSS की फाइल है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी, इसके अंदर कोई मार्कअप नहीं होगा, ना इसमें HTML होगा, ना एंड HTML होगा, ना हेड होगा, कुछ नहीं होना, इसमें जस्ट टाइपिंग होगा। ठीक है, देखो जरा इसको यार, ये देखें दिखने में सिंपल फाइल लग रही है और इसको सेव किया हुआ है हमने CSS में। खोलो जी इसको, इसको भी उसी में खोलते हैं ना यार, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं इसके साथ हैं, इसको भी उसी में खोलते हैं। देखो जरा, टेस्ट एप्लीकेशन ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये सेंटर में आएगा सर। पहले इसको बाद में समझते हैं, पहले इसको राइटिंग करने का तरीका देखेंगे। Yes, sir. यानी ये HTML की फाइल की तरह बिल्कुल नहीं बनी, ये ऐसे बनी है जैसे आप कॉपी पे लिख रहे हो, है ना। यानी कि इसमें आपने सिर्फ क्या किया, आपने लिखा H1 और H2, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई H1 और H2 के ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ब्लॉक शुरू किया और मैंने कहा कि करो क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कि भाई ये वाला स्टाइल क्या करेगा कि मैं जो भी टेक्स्ट इस्तेमाल करूँ उसे तुमने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद कलर क्या कहा मैंने, उसे ब्लू कर दो इसका, और उसके बाद मैंने क्या किया, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर दो। ये है टेक्स्ट डेफिनेशन, ये हमने CSS का स्टाइल डिफाइन किया सिर्फ यहाँ पर। अब ये आपने स्टाइल क्यों नहीं यूज किया? हाँ, स्टाइल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्यों नहीं यूज़ किया, कोई कौन बताएगा मुझे मैंने क्यों नहीं यूज़ किया। वो कह रहे हैं स्टाइल का टैग क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने इसमें, कितना अच्छा सवाल है। सर अब CSS में सिंपल होगा और हमने उसका रेफरेंस देखिए अभी आपने कहा स्टाइल का टैग, कहा ना टैग, टैग नहीं होगा इसमें। इसके अंदर तो कोई टैग ही नहीं है, ये तो फाइल ही CSS की है। नहीं वो इंटरनल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब HTML की फाइल होगी तो स्टाइल के टैग से करेंगे। अब स्टाइल का टैग या आपने एक वेबसाइट बनाई है वो भरी पड़ी है स्टाइल्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कि भाई उसमें से कोई 1000 लाइनें जो है वो तो स्टाइल्स की हैं, तो HTML हमारा हेडर कितना बड़ा नजर आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, हम उसको निकालते हैं वहाँ से भाई और उसकी एक सिंपल फाइल बना लेते हैं और हेड के अंदर जाकर जो एक लाइन लिख लेते हैं, लिंक करवा देते हैं उसको उसके साथ। ये हमने अलग एक फाइल बनाई है, इसमें कहीं पर मार्कअप यूज़ नहीं होना। सर इसमें CSS में सिर्फ उसका कोड देना आपने, जैसे H1 दिया H2 दिया। CSS में सिर्फ कोडिंग कर दी है बस, ठीक है। और उसके बाद इसकी फाइल को सेव करने .css। उसके बाद क्या करना है अगले मरले में, उस अगले मरले में जाकर हेड के अंदर ये आपने लिखना है, बस क्या लिखना है, लिंक। अब हम स्टाइल तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं लिंक करो। रिलेशन क्या है भाई, स्टाइल शीट का, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किससे लिंक कर रहे हैं, स्टाइल शीट से लिंक कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, चलो जी मैं कर देता हूँ, टाइप txt तो बताया था ना आपको ये क्या होता है। उसके बाद मैं कर देता हूँ, लेकिन कहाँ करूँ भाई ये भी तो बता दो। तो फिर हमने कहा href हाइपर रेफरेंस, ये वाली फाइल है जो CSS की फाइल है, उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आओ, फिजिकली नहीं सिर्फ इस्तेमाल करेगा। समझ आ गया। ये स्टाइल शीट है, इसकी जगह हमने यही नाम लिखा या कोई, इसलिए कि जो स्टाइल होता है उसको स्टाइल शीट बोलते हैं। यानी इसका रिलेशन जब भी आपने स्टाइल इंपोर्ट करना होगा तो आपका रिलेशन क्या होगा, स्टाइल शीट होगा, स्टाइल नहीं होगा। ठीक है ना, स्टाइल जो है वो टैग है, रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट की इंप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, स्टाइल शीट।
उसके बाद टाइप हमने लाजमी लिखना है, मैंने बताया था ना दूसरे ब्राउजर्स के लिए। और उसके बाद हमने लिखा href इक्वल्स टू mystyle.css। सर इसमें चेंजिंग होगी, सिर्फ फाइल नेम चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। फाइल ये माई स्टाइल CSS लिखा हुआ ना। हाँ मतलब आपने ये चेंज हुआ करेगा बस, बाकी सब same फिर वो रहेगा। स्टाइल उठा लेगा। और अगर मैंने यहाँ पर कोई 5-6 स्टाइल बनाए हुए हैं तो इस तरह मैं 5-6 फाइलों को कॉल कर दूंगा इसमें एक एक करके, यानी एक फाइल इधर आगे लिंक, एक और लिंक बना लेते हैं, ठीक है ना। और यही वाला काम हम जावा स्क्रिप्ट में भी करते हैं, जो कि हमने नहीं पढ़नी। जावा स्क्रिप्टिंग को भी वो यही कहता है कि भाई जावा स्क्रिप्ट भी आपके ऐड में नजर ना आए तो अच्छी बात है, इसको भी एक्सटर्नल फाइल में लिखो, ठीक है। लेकिन वो हमने नहीं देखा, स्टाइल सारे एक्सटर्नल फाइल में होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप HTML के फाइल में रखोगे, अभी आपको मैं जब फाइलें दिखाऊंगा तो आप देखोगे HTML में रखे होंगे डेवलपर ने, लेकिन हो एक्सटर्नल हो तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि आपको HTML फाइल की हेडेक नहीं होती जी, आपको हर दफ़ा अपनी HTML फाइल का प्रोजेक्ट नहीं खोलना, बल्कि आपने सिर्फ स्टाइल को खोलना है, चेंज करना है, अपलोड करना है, तो HTML फाइल खुद ही चेंज। समझ आ गई? चलिए ये वाली 2 फाइलें भी आपको दे देता हूँ। एक ये थी ना जी। ठीक। ये ग्रुप बना हुआ है इंटर्नशिप, अलग अलग हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। गर्ल्स, कुछ गर्ल्स हमने लिए हैं इसमें से जो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रही हैं ऑनलाइन, यानी मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उनसे काम करवा रहा हूँ। इस तरह कुछ लड़कों को भी हमने लिया, इस तरह काम आता है करना। मैंने उनसे कहा भाई 1-1 घंटा 1.5 घंटा अपना निकालो घर में रोज़। मैं उन्होंने मुझसे जो कुछ सीख लिया हुआ है, अभी तो आप ये वाला करो ना, मैं वही कह रहा हूँ जब आपका कुछ होगा, यही इनको मैं आपको पहले भी यही कहा था कि 2 महीने करने के बाद यही महीना कोर्स खत्म हो गया, ठीक है। फिर जब प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे फिर समझ में आएगी सही बात, फिर मेरे साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करना, जरूरी नहीं कि फुल टाइम काम करो, ठीक है ना। मतलब अपना टाइम निकालोगे, भाई मैं काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इसमें से 1 घंटा 1.5 घंटा मैं निकाल सकता हूँ, तो आप जितना टाइम निकालोगे उसी टाइम के मुताबिक मैं आपको कोई ना कोई टास्क डेली बेसिस पर दूँगा कि आप ये काम करो मेरे साथ, ठीक है। चलें जी, अब आपके ग्रुप में आ जाते हैं। लो जी, ये चलो ये मैंने इसमें डाल दिया अभी। इसके बाद हमारे ग्रुप से रह गए, इसके बाद CSS के बाद इसे छोड़ दो, इस तरह नहीं करना, ऐसे नहीं पूछना। ऐसे तो पूछते हैं फाउंडेशन कर रहे हो फिर पूछते हैं, ऐसे हमें SEO कब हो जाएगी ये सवाल करना चाहिए आपको बस, ठीक है, कि हम ऑन साइट SEO कब कर लेंगे, सवाल ये करना है आपने। मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। SEO शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है ना। अब हमने ये कहना है, हाँ तो काम करवाना जा रहा है उससे, इसलिए वो पीछे लगा हुआ है। आपने उससे छोड़ दो, उसको मैं SEO कर रहा हूँ भैया, ऑन साइट SEO इंशाल्लाह कह देना, कहना ऑन साइट SEO मेरी 31 मई तक देना, मैं अपनी वेबसाइट दे दो मुझे, कर देंगे। ये फेसबुक पे काम करवाना है। फेसबुक पे करवाना है, फेसबुक इसके बाद पैरेलल शुरू करेंगे ना, पैरेलल शुरू करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। यानी कि मैं आपको इसके बाद टास्क दूंगा ना, आप जब टास्क कर रहे होंगे ना तो बीच में भी मैं फेसबुक को स्टार्ट वो करूँगा। टफ है या इजी है? बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है। अब अगर आपको ये भी उसमें मुश्किल, थोड़े कोर्स का मुश्किल है। उसमें ऐसा काम कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एड्स तो चलाने हैं ना आपने, काम तो है ना उसमें भी, ऐड के लिए ये पड़ेगी ना। है ना। चलो जिसको रोक दें लेक्चर को।